नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एसके स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर में बात करने वाले बक्सर का युद्ध। इससे पहले दोस्तों मैंने प्लासी का युद्ध बता दिया, तो प्लीज़ दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर को जरूर देखिएगा। वहाँ लेक्चर आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। बाकी इस लेक्चर को मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बक्सर का युद्ध, चूँकि देखिए होता क्या है, आप आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आयोग परीक्षा की तैयारी जिससे आप खंड विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहानी का पूरा पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई युद्ध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, किस किस बीच में हो रहा है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए मैं सारी चीज़ें आपको एक कहानी के माध्यम से बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी वही चीज़ें बता रहा हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सर बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध, देखिए बक्सर का युद्ध अगर बात करें तो इसका रीजन क्या है, बक्सर का युद्ध हुआ क्यों, या इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से तैयार होती है ना। हमें पता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध शुरू होता है। तो देखिए आपको तो बता दिया जाता है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, लेकिन आपको ये भी बता दिया जाता है कि भैया अंग्रेज तो थे, लेकिन एक तरफ आपको केवल एक का नाम पता होता है, शुजाउद्दौला, और कुछ नहीं पता होता है। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, वो किस किस के बीच में हुआ था। ये तो पता है कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जबकि प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ वो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम दुत्ती, ये तीनों एक तरफ थे। इनकी जो संयुक्त सेना थी इन तीनों की, वो एक तरफ थी, और एक तरफ हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज का प्रतिनिधि था, वो एक तरफ था। तो ये जो मतलब इनके बीच जो आपका बक्सर का युद्ध होता है वो मतलब 1764 में होता है, ठीक है। देखिए हुआ क्या दोस्तों कि ये जो शुजाउद्दौला है ना, शुजाउद्दौला ये कौन था, ये अवध का नवाब था। कौन था, अवध का नवाब। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, एक सिराजुद्दौला है, एक शुजाउद्दौला है, और एक शुजाउद्दीन है। ध्यान समझिएगा, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और सिराजुद्दीन, ठीक है, शुजाउद्दीन। तो देखिए शुजाउद्दौला, तो ये आपको पता चल गया कि शुजाउद्दौला जो आपका ये अवध का नवाब होता है। और सिराजुद्दौला कौन था, सिराजुद्दौला आपका बंगाल का नवाब था। कौन था, बंगाल का नवाब। और शुजाउद्दीन जो था वो भी आपका बंगाल का नवाब था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए मीर कासिम कौन था। तो दोस्तों मीर कासिम जो था, ये आपको पता होगा कि मीर कासिम आपका बंगाल का नवाब था। कौन था, मीर कासिम बंगाल का नवाब अंग्रेजों के द्वारा, मतलब जो आपका मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। और उसके बाद शाह आलम दुत्ती। तो शाह आलम दुत्ती दोस्तों आपका एक मुगल शासक थे। कौन थे, मुगल शासक, ठीक है। चलिए अब कहानी में तो अब ट्विस्ट शुरू होती है। देखिए यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बताया कि शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, तो हमने अवध के नवाबों को भी यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपको ये सारी डिटेल देख के आपको चकराना नहीं है, ये नहीं समझना है कि भैया ये कैसे याद करेंगे, बिल्कुल नहीं। बस कहानी को सुनते जाइए और जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला, देखिए अवध के नवाब की बात आती है तो सबसे पहला जो अवध का नवाब बनता है वो होता है सादत खां। कौन होता है, सादत खां। सादत खां की दोस्तों एक उपाधि थी, और उपाधि क्या थी, बुरहान मुल्क की। कौन सी उपाधि, बुरहान मुल्क की। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अवध का सबसे पहला नवाब कौन बना, तो सादत खां। और सादत खां की उपाधि क्या थी, बुरहान मुल्क, जो कि 1722 से 39 तक गद्दी पर बैठा। देखिए एक तो ये पूछा था सबसे पहला, और सबसे अंतिम में कौन था, वाजिद अली शाह। सबसे अंतिम में कौन था, वाजिद अली शाह, जो कि 1840 से 55 के बीच होता है। तो ये दोनों तो आपको याद ही रखना है, सबसे पहला सादत खां और सबसे बाद में वाजिद अली शाह। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सादत खां के बाद बनता है सफदरजंग। तो इसके बारे में इसका बहुत ज़्यादा, देखिए इसको हम इसलिए नहीं याद रखें क्योंकि इसने बहुत कुछ नहीं किया है ना, इसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको पता है इतिहास हम उसी का याद रखते हैं जिसने कुछ किया हो। तो उसके बाद दोस्तों शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला के बारे में तो मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि यही तो था। अगर शुजाउद्दौला की बात करें तो बक्सर के युद्ध में ये भी शामिल था, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं असफाउद्दौला। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद बनता है वजीर अली शाह, वजीर अली, और उसके बाद हैदर अली खां, फिर नसरुद्दीन हैदर, और फिर मोहम्मद अली शाह, इसके बाद अमजद अली, और लास्ट में आता है वाजिद अली शाह, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे एक एक करके अवध के नवाबों के बारे में, जिनके बारे में आपको समझना है उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे सादत खां के बारे में। दोस्तों होता क्या है कि 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। कौन थे, 1722 में मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह थे, इन्होंने इसे आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, आगरा का सूबेदार। अब देखिए जब इसने आगरा का सूबेदार इनको नियुक्त कर दिया, तो भैया
होता क्या था, मान लीजिए आपको कोई किसी ने गद्दी पर बैठा दिया, तो क्या आप अपने हिसाब से काम करेंगे? आप उसके हिसाब से काम करेंगे, है ना। तो चूंकि जब ये गद्दी पर बैठा तो ये स्वतंत्र होना चाहता था, यानी खुद को स्वतंत्र घोषित करने में लगा था कि भैया मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहता हूं मैं खुद स्वतंत्र हो जाऊं, मैं खुद डिसीजन लूं। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र, खुद को स्वतंत्र घोषित करने में ये लगा हुआ था। तो इसके लिए दोस्तों हुआ क्या कि ये जो आपका क्या नाम, ये सादत खां था, इसने क्या किया, इसने भारत पर नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया कि भैया आओ भारत पर आक्रमण करो। और इसके बदले इसने जब प्रेरित किया तो इसके बदले इसने ये कहा कि मैं आपको 20 करोड़ दूंगा, है ना। नादिर शाह को मतलब इसने भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया, और 20 करोड़ रुपए भी इसके लिए देगा। देखिए जब नादिर शाह आक्रमण करता है ना, तो इधर जो मोहम्मद शाह थे ना, इन्होंने भी कहा कि भैया एक काम करो, मैंने तुम्हें गद्दी पर बैठाया, बैठने का समय नहीं, अब एक काम करो, नादिर शाह आक्रमण कर रहा है तो उसके खिलाफ तुमको लड़ना है। अब तो ये फंस गया, यानी एक तरफ इसने इन्वाइट भी किया और दूसरी तरफ इसको खुद उससे लड़ना है। तो देखिए होता क्या है कि ये देखिए यहाँ पे जब ये पैसे देने की बात किया था नादिर शाह को, तो चूंकि हुआ क्या कि ये पैसे देने में नादिर शाह को क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, यानी पैसा नहीं दे पाता। और जब पैसा नहीं दे पाता तो सादत खान ने क्या किया, फांसी लगाकर खुद की आत्महत्या कर ली। यानी आपको सादत खां के बारे में बस इतना याद रखना है कि सादत खां को कौन सी उपाधि दिया गया था, कौन सी उपाधि इसको मिली थी, बुरहानुल मुल्की। कौन सी, बुरहानुल मुल्की। और इसने क्या किया, इसने नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था और इसके लिए इसको 20 करोड़ भी देगा, लेकिन वह पैसा देने में असफल रहा, जिसकी वजह से इसने खुद की आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। ठीक है, चलिए सादत खां के बाद हमको पता है कि सफदर जंग बनता है, लेकिन सफदर जंग के बारे में पढ़ना नहीं है। इसके बाद आता है शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला की जब बात करेंगे दोस्तों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ कि बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों के विरुद्ध तो था, मैंने बताया ना कि बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम दुत्ती ये सब मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों के विरुद्ध था, लेकिन जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, कब हुआ तृतीय युद्ध, 1761 में। कब हुआ सर, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में ये अंग्रेजों के समर्थन में था। मतलब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा, है ना, ऐसा कौन सा नवाब था जो अंग्रेजों के विरुद्ध और अंग्रेजों के समर्थन में, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़ा और अंग्रेजों के समर्थन में। तो सीधे आपको शुजाउद्दौला के बारे में बताना है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध था और पानीपत के तृतीय युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन में ये शामिल था। दोस्तों हुआ क्या कि जब ये अवध का नवाब बनता है ना, तो इसके समय में अवध की राजधानी फैजाबाद थी। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिएगा। अवध की राजधानी फैजाबाद किसके समय में, किस नवाब के समय थी, तो वो आपको याद रखना है, शुजाउद्दौला। किसके समय में, शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला ने फैजाबाद में अपनी पत्नी बहू बेगम के मकबरे का निर्माण कराया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिए। मैंने आपको बताया ना कि आपको चीज़ें वही आपको याद रखनी जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुजाउद्दौला ने फैजाबाद में अपनी पत्नी बहू बेगम के मकबरे का निर्माण करवाया। और दोस्तों ये जो बहू बेगम का मकबरा है ना, ये फैजाबाद की सबसे ऊंची इमारत है। सीधे बहुत, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है शुजाउद्दौला के बारे में। ठीक है, तो शुजाउद्दौला के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स और फोकस कर लेते हैं। हुआ तो होता क्या है, तो इसके शुजाउद्दौला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना है। जैसे 1773 में दोस्तों होता क्या है कि बनारस की संधि होती है, और इस बनारस की संधि में जब बनारस की संधि होती है तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये था। और अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला था। तो इसने क्या किया, इसने 50 लाख रुपए में, यानी शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कढ़ा का क्षेत्र खरीदा था। कितने रुपए में, 50 लाख रुपए में शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और, यानी देखिए खरीदा था का मतलब ये था कि विवश होकर शुजाउद्दौला को बेचना पड़ा था। किसके हाथ, वारेन हेस्टिंग के हाथ। इलाहाबाद और कढ़ा का क्षेत्र ये बेचना पड़ा था विवश होकर। ठीक है, चलिए फिर अगला जो होता है दोस्तों अस्फाउद्दौला होता है। कौन होता है, अस्फाउद्दौला। तो अस्फाउद्दौला के बारे में ये रखना है कि इसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाया। देखिए आज का जो हम अवध का क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, अवध का क्षेत्र, तो अवध का क्षेत्र आपका कौन कौन आता है, ये जो आपका अवध का क्षेत्र आगरा, कानपुर, ये इसके बाद सुल्तानपुर, ये सारी चीज़ें आपके किस में आते हैं, लखनऊ, ये सब अवध के क्षेत्र में ही आते हैं। तो अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने बनाया, तो अस्फाउद्दौला। किसने बनाया, अस्फाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था। ठीक है, इसी ने दोस्तों इसने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। आपको पता होगा अगर आप लखनऊ घूमने गए होंगे तो लखनऊ में इमामबाड़ा है, एक बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा।
तो बड़ा इमाम बाड़ा आपको पता होगा, लोग घूमने भी जाते हैं, काफ़ी अच्छा, बहुत ही मतलब अगर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया? वो था असफाउद्दौला। और किस लिए करवाया गया था? मुहर्रम मनाने के लिए। किसके लिए? मुहर्रम मनाने के लिए। तो असफाउद्दौला की जब हम बात करेंगे तो असफाउद्दौला के बारे में आपको यही चीज़ें, दो महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है कि असफाउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किया। क्या किया? फैजाबाद से लखनऊ। और इसने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। देखिए इस इमाम बाड़ा की दोस्तों एक खासियत ये है कि इसमें एक भी पिलर नहीं है, एक भी पिलर नहीं है इसमें, ठीक है, इमाम बाड़े में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ये इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। आप जाएंगे तो देखिए, कभी घूमिएगा, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद अली शाह। तो देखिए मोहम्मद अली शाह ने क्या किया था? इसने लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया 1838 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो असफाउद्दौला की बात आएगी तो असफाउद्दौला ने बड़े इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया, जबकि मोहम्मद अली शाह ने छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया, ठीक है। चलिए सबसे आखिरी और सबसे अंतिम में जो अवध का नवाब होता है वो होता है वाजिद अली शाह। कौन होता है? वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 56 तक इसका मतलब कार्यकाल रहता है। दोस्तों देखिए वाजिद अली शाह, इसके समय में भारत का अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये होता क्या है कि लॉर्ड डलहौजी था, तो देखिए यहाँ पे क्या आपको याद रखना है कि 1854 में एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स आउट्रम। कौन था? जेम्स आउट्रम। इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उसने ये कहा कि भैया अवध का विलय अंग्रेजी शासन में करने की, मतलब अवध का विलय अंग्रेजी शासन में किया जाए। यानी इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो ये कहा कि अवध का विलय अंग्रेजी शासन में क्या किया जाए? कर लिया जाए, ठीक है, अंग्रेजी शासन में इसका विलय कर लिया जाए। तो होता क्या है कि जब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 1856 में क्या होता है? कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेजी शासन में कर दिया गया और यहीं से अवध के नवाबों की हिस्ट्री क्या होती है? खत्म हो जाती है। अवध के नवाबों की हिस्ट्री, यानी यहाँ से पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये थी अवध के नवाबों के बारे में। अब हम बक्सर के युद्ध पे सीधे चलते हैं, सीधे हम कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों बक्सर का युद्ध चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप प्लासी का युद्ध जरूर पढ़ लीजिएगा, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्यों? देखिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये कहानी अच्छे समझ में आएगी। आपको पता है कि जब प्लासी का युद्ध 1757 में होता है तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज था, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने, क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ था, वो हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ था, क्योंकि देखिए उसके मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष भरा था। तो सिराजुद्दौला को क्या हटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? मीर जाफर, जो कि इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का, तो सिराजुद्दौला को हटाने के लिए मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया? लालच दिया कि भैया एक काम करो, अगर तुम सिराजुद्दौला को हटा देते हो, अगर उसकी मृत्यु करवा देते हो तो तुम्हें मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा। और इसके लिए मीर जाफर ने भी क्या किया? अंग्रेजों को कुछ मतलब कहा चलो ठीक है, मुझे अगर मैं बंगाल का नवाब बनता हूँ तो मैं आपको सारी सुविधाएं भी दूंगा। तो यही होता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु क्या होती है? प्लासी के युद्ध में किसी तरह से करवा दिया जाता है। और जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और पता है जब बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है तो इसने अंग्रेजों को सारी सुविधाएं दी, सारी छूट दे दी, जो कि सिराजुद्दौला नहीं देता था। तो यही कारण है कि 1757 से 1760 के बीच मतलब मीर जाफर जब बैठता है तो उसके बाद क्या होता है? देखिए ये जब गद्दी पर बैठता है तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि अंग्रेजों की पहली बार कोई राजा दोस्तों अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। देखिए मैं राजा शब्द यूज कर रहा हूँ। देखिए पहली बार कोई राजा अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के संरक्षण में बैठा था, आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों के संरक्षण में बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर दुत्ती था। कौन था? अकबर दुत्ती। अगर मुगल बादशाह पूछा जाए अंग्रेजों के संरक्षण में बैठने वाला पहला मुगल बादशाह, तो आपको बताना अकबर दुत्ती। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार अंग्रेजों की सहायता से बैठने वाला कोई राजा, तो आपको बताना है मीर जाफर। कौन बताना? मीर जाफर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, ये जो अकबर दुत्ती है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अकबर दुत्ती के बारे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जब अकबर दुत्ती क्या होता है कि अकबर दुत्ती ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि थी? राजा की। तो राजा की उपाधि, क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो आपको बताना है अकबर दुत्ती, जो कि मुगल बादशाह था।
अकबर द्वितीय ने। दोस्तों अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन की शुरुआत करने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भी भेजा था। तो उसने मतलब ये सिफारिश की थी कि भैया मेरा पेंशन स्टार्ट किया जाए, इसके लिए उसने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था, ब्रिटेन भेजा था। और ये जो है ब्रिटेन भेजा, उसके बाद क्या होता है कि इसने इसको राजा की उपाधि दे दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये अकबर द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताना था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ बताना है कि जब देखिए मीर जाफर गद्दी पर बैठता है, किसकी सहायता से बैठता है, लॉर्ड क्लाइव की सहायता से। जब लॉर्ड क्लाइव की सहायता से मीर जाफर गद्दी पर बैठता है तो तभी से यानी उसी के बाद से लॉर्ड क्लाइव को किंग मेकर की संज्ञा दी जाने लगी। किसकी संज्ञा, किंग मेकर की। तो किंग मेकर की संज्ञा किसको दी गई, तो आपको बताना है लॉर्ड क्लाइव। किंग मेकर का मतलब राजा बनाने वाला। तो राजा बनाने वाला तो आपको पता होगा कि राजा यानी मीर जाफर को ही क्या किया था, लॉर्ड क्लाइव ने ही मीर जाफर को किसी तरह से षड्यंत्र रचकर उसको गद्दी पर बैठा दिया। और दोस्तों मीर जाफर, चूंकि देखिए ये तो हो गया लॉर्ड क्लाइव, है ना, यानी लॉर्ड क्लाइव, इसको मतलब क्लाइव की बात करें तो क्लाइव को यहाँ पे किंग मेकर की संज्ञा दी गई। ये रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो किंग मेकर की संज्ञा दी गई। और जबकि मीर जाफर को दोस्तों, मीर जाफर को क्या कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया। क्या कहा गया, गधा या गीदड़। किसको, मीर जाफर को। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब अंग्रेज मीर जाफर को गद्दी पर बैठाते तो भैया अंग्रेज अब क्या करते थे, अंग्रेज का जो मन करता था, जो वो चाहते थे, वो सारी चीज़ें मीर जाफर को देनी पड़ती थी। यानी मीर जाफर का काफ़ी शोषण होता था, उसका काफ़ी दोहन होता था। तो अब क्या था, जब मीर जाफर तंग आ गया तो तंग आकर इसने क्या किया, इसने भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, इसने मीर जाफर ने क्या किया, कुछ हिंदू शक्तिशाली गवर्नर जो उस समय थे, जैसे राम नारायण उदयलाल सिंह, इनको गद्दी से हटाना चाहा। इनको क्या क्या, गद्दी से हटाना चाहा। लेकिन जब इसकी जानकारी अंग्रेजों को होती है, किसको होती है, अंग्रेजों को मतलब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को और वाटसन को हुई, तो होता क्या है कि उनका और मीर जाफर के बीच मतभेद हो गया। किसके बीच मतभेद हो गया, क्लाइव और वाटसन के बीच मतभेद हो गया। अब जब मतभेद होता है, देखिए मतभेद तो हो गया, यही दोस्तों क्या होता है कि क्लाइव जो था 25 फरवरी 1760 को वापस इंग्लैंड चला गया और इसने क्या किया, बंगाल का कारभार किसको दे दिया, हालवेल को दे दिया कि भैया तुम संभालो। तो हालवेल, अब हालवेल कौन था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, हालवेल वही था जिसने काल कोठरी कांड को अपने किताब में क्या किया, वर्णन किया है। आपको पता होगा, मैंने बताया इससे पहले लेक्चर में कि हालवेल को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 146 आदमी के साथ लगभग बंद किया था, एक छोटे से कमरे में, जिसमें 23 लोग बचे थे और उस 23 लोगों में हालवेल भी था। तो इसी ने बताया है कि सिराजुद्दौला के बारे में कि बड़ा ही खूंखार था ये, ऐसे कुछ वर्णन किया इसने, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, देखिए, तो अब जब हालवेल संभाला तो हालवेल ने एक सुझाव दिया और उसने सुझाव दिया कि भैया मीर जाफर को गद्दी से हटा देना चाहिए। क्या कहा कि मीर जाफर को गद्दी से हटा दो। और होता क्या है कि जब बंगाल का गवर्नर बेंसीटाट बनता है, कौन बनता है, बेंसीटाट, तो उसने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बैठा दिया। तो मैंने आपको बताया था ना कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है और मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है। यही मीर कासिम होता है दोस्तों, जो बाद में जब बक्सर का युद्ध होगा तो बक्सर के युद्ध में यही जो है, इसी ने पूरा षड्यंत्र रचा अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो मीर कासिम, देखिए, क्योंकि मीर कासिम को भले ही बना दिया गया लेकिन मीर कासिम का अंग्रेजों से कोई लगाव नहीं था, या ये चीज़ ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब जब मीर कासिम क्या होता है कि गद्दी पर बैठता है, बंगाल का नवाब बनता है ना, तो यही इसी को दोस्तों बंगाल की दूसरी क्रांति कहा गया। क्या कहा गया, बंगाल की दूसरी क्रांति। तो बंगाल की दूसरी क्रांति की संज्ञा कब दी गई, किसको दी गई, मतलब क्यों दी गई, तो देखिए, जब मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर गद्दी पर बैठा दिया जाता है तो इसको बंगाल की दूसरी क्रांति कहा गया। तो बंगाल की पहली क्रांति क्या हुई, देखिए, बंगाल की पहली क्रांति जब सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया तो इसको बंगाल की पहली क्रांति कहा गई, ठीक है। पहली क्रांति बंगाल की किसको कब कही गई या फिर किस वजह से कही गई, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठता है तो उसको बंगाल की पहली क्रांति, और मीर जाफर के बाद मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता है तो इसको बंगाल की दूसरी क्रांति कहा गया। चलिए आगे देखिए क्या होता है। तो देखिए, अब मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। होता क्या है कि जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, दोस्तों आपको पता है कि 60 से 63 के बीच का कार्यकाल 1760 से 63 के बीच होता है। क्योंकि इसने अंग्रेजों को कह दिया था, अंग्रेजों को कह दिया कि भैया अगर मैं बंगाल का नवाब बनता हूँ तो मैं आपको चटगांव,
वर्धमान और मेदिनीपुर का क्षेत्र आपको दे दूंगा। इसके अलावा असम में एक क्षेत्र है सिलहट, सिलहट का चूना क्षेत्र, सिलहट का चूना क्षेत्र भी मैं आपको दे दूंगा। और यही हुआ, इसने दे दिया। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अंग्रेज क्या करते थे, ये चूना क्षेत्र जो होता था ना, इसका दुरुपयोग करते थे, इसका दुरुपयोग करते थे, कहीं आवश्यकता से अधिक इसका प्रयोग करते थे वो, है ना, दुरुपयोग। तो जब ये इसका दुरुपयोग करने लगे तो धीरे धीरे क्या होने लगा, यानी मनमाने ढंग से तो ये अपना काम कर रहे थे अंग्रेज। अब मीर कासिम को अंग्रेजों की रणनीति भैया समझ में आ गई कि ये तो गलत कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले एक दिमाग लगाया। इसने क्या किया, जो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, उसको मुंगेर कर दिया। बंगाल की राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद। और क्वेश्चन अच्छा मुझे ये बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद किसने की थी, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद किसने की थी, तो आपको बताना है मुर्शीद अली खान। मैंने आपको बताया ना, मुर्शीद अली खान ने ही बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था। तो अब देखिए, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया, तो आपको तुरंत बताना है मीर कासिम। तो इसने क्यों किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों किया, क्योंकि देखिए अंग्रेज का पूरा वहाँ पे मुर्शिदाबाद में पूरी तरह से वहाँ पे नियंत्रण था। तो ये चाहता था कि अंग्रेज जो है कोई हस्तक्षेप ना करें, मैं स्वतंत्र हूँ। तो इसीलिए इसने मुर्शिदाबाद से क्या कर दिया, मुंगेर कर दिया। अब सारे काम ये अपने मतलब ये सारे काम अपने मनमाने ढंग से ये भी करने लगा। कौन, मीर कासिम। अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलता था, ये अपने तरीके से चलता था, क्योंकि इसको रणनीति तो समझ में आ गई थी अंग्रेजों की। तो इसने मुर्शिदाबाद से पहले क्या कर दिया, मुंगेर कर दिया। अब जब इसने मुंगेर कर दिया तो अब ये भी क्या करने लगा, अब ये भी अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। और कैसे करने लगा, इसने सबसे पहले अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने लगा, ट्रेनिंग देने लगा, जिससे कि जब युद्ध हो तो ये लोग आसानी से युद्ध करने, हम लोग आसानी से युद्ध जीत सकें। तो यहीं से होता है, इसने क्या किया कि अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने लगा था। और इसने एक काम और कर दिया, इसने क्या किया, देखिए इस प्रशिक्षण के लिए इसने गुरगीन खां एवं तकी खां को सैन्य प्रशिक्षण के लिए रखा। किसको, गुरगीन खां और तकी खां, क्योंकि आपको पता है ट्रेनर होता है, जब किसी को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें ट्रेनर रखा जाता है जो उसको प्रशिक्षण देता है। तो इसने इस ट्रेनर के लिए किसको किया, गुरगीन खां एवं तकी खां को सैन्य प्रशिक्षण के लिए रख लिया। और इसके अलावा दोस्तों इसने क्या किया, इसने तोप बनाने का कारखाना मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। ठीक है, ये काम इसने किया था। इसके अलावा एक जर्मन नागरिक था, एक जर्मन व्यक्ति जिसका नाम था समरू, समरू नाम से फेमस था वो, समरू को इसने सेनापति नियुक्त किया। तो किस जर्मन व्यक्ति को इसने सेनापति नियुक्त किया, तो आपको बताना है समरू, क्योंकि ये समरू नाम से फेमस था, समरू। ठीक है, यही चीज़ें आपको पता करना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब एक चीज़ और था, आपको पता होगा कि फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को दस्तक, दस्तक का मतलब क्या होता है, फ्री पास, पास है ना, पास दिया था कि भैया आप कहीं भी व्यापार अनियमित रूप से कर सकते हैं। तो उस पास का अंग्रेज चूंकि गलत प्रयोग कर रहे थे, तो जब इसको ये पता चला कि अंग्रेज दस्तक का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो इसने दस्तक को 2 साल तक के लिए क्या कर दिया, रोक लगा दिया दस्तक पर। यानी दस्तक पर रोक लगा दिया तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यापार अब उस हिसाब से नहीं कर सकते थे, है ना। तो ये काम इसने कर दिया। देखिए अब इसने एक काम और किया, इसने सभी प्रकार के जो चुंगी कर होते, जिस चुंगी कर जिसको हम आज टूल टैक्स कहते हैं दोस्तों, उस चुंगी कर को और व्यापार कर जो होता था, जो अंग्रेज इनसे लेते थे, उन सभी को समाप्त कर दिया। कब, 1763 में। अब जब इनके सारे धंधे तो बंद करवा दिए इसने, तो अंग्रेज हो गए नाराज। अब जब अंग्रेज नाराज हो गए तो इसने कहा यार क्या बताएं, इसको हटाओ पहले। तो इसने क्या किया, मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया। किसको, सॉरी, मीर कासिम को गद्दी से इन्होंने हटा दिया, और मीर कासिम को हटाकर फिर से किसको बना दिया, मीर जाफ़र को। फिर से किसको बैठा दिया, मीर जाफ़र को, जिसको यानी मीर जाफ़र को ही हटाकर इन्होंने मीर कासिम को बैठाया। अब मीर कासिम को हटाकर फिर से ये मीर जाफ़र को बैठा दिए। अब मीर कासिम चूंकि इनसे तो ऐसा तो था नहीं कि मीर कासिम इनसे फिर मिलेगा और कहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मीर कासिम क्या होता है, ये भाग कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला गया। देखिए ये मीर कासिम कौन था, ये बंगाल का नवाब था ना, तो ये भाग कर कहाँ चला गया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला गया। अब जब ये शुजाउद्दौला के पास चला गया तो इसी समय आपको पता था, देखिए इसी समय क्या होता है कि दोस्तों शुजाउद्दौला के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय ने शरण लिया था। ध्यान समझिएगा, शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था, ये शुजाउद्दौला के यहाँ से इन्होंने शरण लिया था। क्या लिया था, शरण लिया था। तो होता क्या है, जब ये चला जाता है ना, तो 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम जो कि भाग कर कहाँ गया, शुजाउद्दौला के पास। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना
तीनों की संयुक्त सेना बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के विरुद्ध क्या होते हैं, लड़ाई छेड़ देते हैं। यानी युद्ध होता है और जिसमें अंग्रेज क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव। और जबकि आपसे पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो आपको बताना है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो। तो इसमें जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की ही जीत होती है। दोस्तों देखिए यही होता है, जब यहाँ पे बक्सर के युद्ध में जब नवाबों पराजित होते हैं, यानी ये इनकी संयुक्त सेना पराजित हो जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं, तो यही कहा जाता है कि अंग्रेजों का उपनिवेश पूर्ण रूप से बक्सर के युद्ध से शुरू हो गई थी। यानी यहीं से अंग्रेजों की पूर्ण शक्तियों के बारे में पता चलता है ना, पूर्ण शक्तियों के बारे में। यानी अब अंग्रेज पूरी तरह से अब भारत में, ये मान के लिए कि इनके भारत में शासन की शुरुआत यहीं से ही होती है, ठीक है, यहीं से इनका उपनिवेश स्टार्ट होता है, क्योंकि इनके रास्ते के सारे रोड़ा क्या होते, खत्म हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि ये युद्ध तो होता है, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि से होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर की युद्ध समाप्ति किस संधि से होती है, इलाहाबाद की संधि से होती है। तो इलाहाबाद में दो संधियां, ध्यान समझिएगा, इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, समझिएगा, इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। दो संधियों के बारे में बता देता हूं। देखिए, जो इलाहाबाद की पहली संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 को होती है। कब होती है, 12 अगस्त 1765 को। तो ये जो संधि होती है किस किस के बीच होती है, ये संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। तो क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई 1765 में, वो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। दोस्तों इस संधि के अनुसार क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, यानी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल, बिहार और उड़ीसा मुगल शासक, यानी क्या होता है, इससे क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है। यानी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को देनी पड़ती है। किस संधि के अनुसार, प्रथम संधि, यानी शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी जाती है। इलाहाबाद की ये पहली संधि थी। अब देखिए, अंग्रेज थे चालाक, इन्होंने क्या सोचा कि भैया मुगल शासक उस समय सबसे बड़ा होता था, तो इन्होंने कहा कि अगर मुगल शासक से यूं ही हम सब कुछ ले लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी विद्रोह कर दे, वहाँ के जो प्रजा लोग हैं वो विद्रोह न कर दें अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसलिए इसने कहा कि क्यों ना हमें भी कुछ देना चाहिए। किसको दिखाने के लिए, आम नागरिकों को ये दिखाने के लिए, नहीं अंग्रेजों ने लिया नहीं, कुछ ना कुछ दिया भी है, तो ये दिखाने के लिए उसने इलाहाबाद की दूसरी संधि की। और इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। इसने क्या किया, इस संधि के अनुसार क्या किया, ये संधि जो होती है रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच होती है। देखिए इसने क्या किया, इसने इलाहाबाद, इस संधि के अकॉर्डिंग इलाहाबाद और कढ़ा का क्षेत्र अवध के नवाब से छीनकर इसने शाह आलम द्वितीय को दे दिया। देखिए क्यों दे दिया, क्योंकि मैंने बताया ना कि अंग्रेज ये दिखाने के लिए, मतलब ये शाह आलम द्वितीय को दे दिए कि अंग्रेजों ने अगर कुछ लिया है तो कुछ मुगल बादशाह को दिया भी है। ये किसको दिखाने के लिए, आम नागरिक को दिखाने के लिए, यानी वहाँ की जो प्रजा थी, ताकि विद्रोह ना हो। इसीलिए अंग्रेजों ने इलाहाबाद की दूसरी संधि की। तो पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच, दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। तो सुजाउद्दौला से क्या लिया इन्होंने, इलाहाबाद और कढ़ा का क्षेत्र ले लिया था, और मुगल शासक से क्या लिया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी इन्होंने। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है, यानी आज का टॉपिक हमारा जो बक्सर की युद्ध, यानी बक्सर की युद्ध की जो शुरुआत होती है वो मैंने आपको बताया, इसका अंत इलाहाबाद की संधि से होता है। दोस्तों यहीं से देखिए, यहीं से यानी जब बक्सर की युद्ध के बाद से ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। किस शासन की, द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जिसका जन्मदाता कार्टिस को माना जाता है। दोस्तों लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की, तो आप तुरंत बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए बिल्कुल, शुरुआत करने वाला चूंकि बंगाल में इसने इसकी शुरुआत की, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को इसका श्रेय जाता है, लेकिन जन्मदाता किसको माना जाता है, कार्टिस को। अब प्रयोग किया किसने, शुरुआत किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन होता क्या है सर, द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। जैसे आज देखिए क्या है, हमारे भारत में जो केंद्र में सरकार होती है वो मोदी की है, लेकिन जो राज्य में सरकार किसकी है, योगी की है। अन्य प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश में आपके कमलनाथ जी हो गए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी हो गए, यानी अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्रियों का शासन होता है, जबकि पूरे भारत पर केंद्र में क्या होता है, केंद्र का शासन होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक इसी तरह दोहरा शासन होता है, और इसके अकॉर्डिंग यानी इस द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत ये किया गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सैन्य व्यवस्था और जो माल गुजारी थी ये अपने हाथों में रखा। यानी जहाँ से पैसा प्राप्त हो और जहाँ से सुरक्षा हो उसने अपने हाथ में रख लिया और कहा भैया तुम शांति एवं सुव्यवस्था देखो। तो शांति एवं सुव्यवस्था नवाब के हाथों में दे दिया, और माल गुजारी का मतलब कर वसूली, यानी जहाँ से पैसा लेना होता है, जहाँ से पैसे की प्राप्ति होती है वो अपने हाथ में रख लिया। और सैन्य व्यवस्था, तो सुरक्षा और पैसा अपने हाथ में, यानी पैसा और पावर अपने हाथ में रख लिया, और बचा कुछ नहीं, जो मतलब जो नॉर्मल था शांति और सुव्यवस्था वो नवाबों के हाथ में दे दिया, जिसमें खर्चा लगता था। और दोस्तों द्वैध शासन का अगर अंत पूछा जाए तो आपको बताना द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा आगे लेक्चर में, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से लेक्चर की शुरुआत हमारी लास्ट, यानी ये जो लेक्चर है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं। और इसके अलावा आप अपने एक स्टडी ग्रुप में, यानी जहाँ पे भी जो ग्रुप है जहाँ पे आप शेयर करते हैं एक दूसरों को, उस पर जरूर इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।